अच्छा, आपके पास पेपर 4 का वेरिएंट 1 है, 22 मई जून। और इसमें से हम वेव का क्वेश्चन देखते हैं, हमारा ऑसिलेशंस का। ये ऑसिलेशंस का क्वेश्चन किस तरह से इन्होंने आपसे पूछा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन नंबर 3, गैसेस क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ऑसिलेशन। अच्छा, अब ऑसिलेशन में पहले आप जो है वो सेटअप देख लो, हमारे पास सेटअप कैसा है। और सेटअप जो है वो सिंपल पेंडुलम का सेटअप दिया हुआ है हमारे पास, कोई इतना टिपिकल सेटअप नहीं है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं होगा। और अब इसमें ये है कि आपके पास एक सिंपल बॉब अटैच किया हुआ है और वो ऑसिलेट कर रहा है, उसकी ऑसिलेशन स्मॉल है। ठीक है, ये सब यहाँ पर मेंशन है। क्वेश्चन पर आते हैं पहले, फिर हम देखते हैं कि बाकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है वो सिर्फ कैपिटल एल से रिप्रेजेंट की है। और जो आपके पास, हाँ, अच्छा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है वो विद द सेंटर ऑफ द बॉब जो मेजर किया है वो 1.24 मीटर्स है। और द एक्सेलरेशन ए ऑफ द बॉब वेरीज विद इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एज शोन। अच्छा, ग्राफ बिल्कुल आपके पास सेम जो हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन ग्राफ में, एग्जैक्ट सेम है। इसका मतलब है कोई डैम्पिंग नहीं है अभी, बिल्कुल आपके पास नेचुरल चल रही है। ठीक है, तो कुछ भी हमारे पास यहाँ पर अभी डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल ग्राफ है। आगे देखते हैं हम सबसे पहले कि शो दैट द मोशन ऑफ द पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक। तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि पेंडुलम की मोशन आपके पास सिंपल हार्मोनिक है। और उसके लिए आप इस ग्राफ का यूज करोगे, फिगर 4.2। अब फिगर 4.2 देखकर आपने ये बताना है कि ग्राफ, सॉरी, पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक है, तो आप क्या पॉइंट्स लिखोगे। देखो, से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट से। बिल्कुल एक पॉइंट तो इम्पोर्टेंट ये हो गया, क्योंकि इसमें देखो आपके पास ये आपसे हर साल लाजमी पूछेगा कि सिंपल हार्मोनिक डिफाइन करो। वरना वो उसको बदल के बोलेगा कंडीशन बताओ, वरना वो इस तरह ग्राफ से पूछेगा। मतलब आपसे वो पूछ डेफिनेशन ही रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे। तो एक तो आपने ये लिखा कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, 2 मार्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन आपको ये शो कर रही है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन shows that acceleration is directly proportional to displacement। ठीक है, शॉर्ट लिखा है। अब देखो, इस फॉर्मूला को अगर आप याद करो, इस फॉर्मूला में एक साइन भी था, उस साइन से भी हमने कोई चीज जो है वो ड्राइव की थी वहां पर। और आपको बताया था कि ये सेकंड कंडीशन होती है इसकी। तो जब भी वो कंडीशन पूछे तो इसे लाजमी वहां पे मेंशन करना है। तो वो साइन हमारे पास नेगेटिव साइन था। ठीक है, तो इसमें ये जो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव ग्रेडियंट बन रहा है, ये जो माइनस साइड पर आपके पास मूव हो रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इसकी डायरेक्शन होगी वो हमेशा ऑपोजिट होगी। तो इसमें जो हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, तो नेगेटिव ग्रेडियंट या, अब क्योंकि इक्वेशन तो लिखी नहीं है, तो नेगेटिव ग्रेडियंट आपको ये शो करेगा। आप उसको सिंपल वर्ड्स में रिस्टोरिंग फोर्स लिख सकते हो, जो उसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेकर आ रहे हैं। और अदरवाइज आप उसे लिख सकते हो कि आपके पास जो उसकी मोशन होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो आपकी डायरेक्शन होगी फोर्स की। ठीक है, तो कंडीशंस वही दो आपने याद रखनी है, वही दो यहाँ पर आपने कॉपी पेस्ट करनी है। सिर्फ फ्रेजिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। नेक्स्ट, यूज फिगर 4.2 टू डिटरमाइन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे। कोई आइडिया कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम। ए और वैसे 2 पाई है। अच्छा, नहीं बल्कि डिस्टेंस तो है। एफ तो हम कर सकते हैं, लेकिन मसला अब हमारे पास ये है कि हमारे पास ना तो एफ है, ना तो हमारे पास टी है, ना हमारे पास वेव है कि हम उससे फ्रीक्वेंसी या टाइम निकाल सके। और कोई ऐसी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास देखो, इसमें ये होता है कि नॉर्मली आपके पास जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन होता है, उसके साथ जब सेकंड पार्ट होता है ना, तो उसकी हिंट आपको पहले से मिलती है।
तो इसका मतलब ये कि आपने यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला यूज करना है, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला। ठीक है, आंसर इसी से मिलेगा क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसमें भी है। ठीक है, अब इसमें से एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कैसे होगी? अगर आप इसमें वैल्यूज को शिफ्ट आउट कर लो यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपके पास वैल्यू ये बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्रेडियंट है, जो हमने ग्राफ में डिस्कस किया था कि जो ग्रेडियंट होता है आपको, वो ग्रेडियंट वैल्यू बताएगा ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आप सिंपल ए को डिवाइड कर रहे हो एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने यही करना है, हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर का, फिर हम उसको अंडर रूट कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की। मतलब अगर हम नेगेटिव साइन हटा दें, क्योंकि नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए हमें पता है, तो हम उसको निग्लेक्ट करते हैं अभी हम, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। तो ए डिवाइड बाय एक्स करना है हमने। अच्छा, अब ए की वैल्यू इसमें से आप क्या कंसिडर करोगे? हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल। हमारे पास क्योंकि पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप कोई भी वैल्यू पिक कर लो। हमने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट की। ए की वैल्यू तो हमें मिल गई 0.4, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी? इसको जूम इन करके चेक कर लेते हैं, ये मिड में ही आ रही है, बल्कि इजी है, 0.05। तो 0.05 हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू मिल गई हमें, और ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 मिल गई आपको, 0.4। ठीक है, तो सिंपल हो गया ये भी कॉन्सेप्ट। 0.40 डिवाइडेड बाय 0.05, इसे आप कैलकुलेट कर लो, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 2.8 समथिंग आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लेना अपने पास भी। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ये था कि फाइंड आउट कैसे करना है, कैलकुलेशन को इतना बड़ा मसला नहीं है हमारे पास। और अब देखते हैं इसका पार्ट 2 ये है कि द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज रिलेटेड टू द लेंथ, और उसका एक आपको एक्सप्रेशन दे दिया पूरा खुद से उन्होंने। और वो कह रहे हैं कि यूज योर आंसर, जो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट किया है, उसको यूज करते हुए आप के की वैल्यू फाइंड करो और उसको यूनिट भी बताओ, तो इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, इजी है। आपने क्या फाइंड आउट करना है? के को फाइंड आउट करने का मतलब ये कि आपके पास ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, और ये किस तरह से बनेगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ओवर एल, और के फाइंड आउट कर रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा ये। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में थी ऊपर, बस हमने उनको कंबाइन मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 2.8 ओमेगा की वैल्यू, और लेंथ की वैल्यू आपके पास ये रही 1.24। ठीक है, सिंपल, बस इन दोनों को आपने यहाँ पर रखना है और कुछ भी नहीं करना। के इज इक्वल्स टू 2.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.24, जो कि लेंथ है हमारे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास के का आंसर आएगा, और उस के की वैल्यू देखो आपके पास कितनी आती है, इसको भी कैलकुलेट कर लें। 2.8 multiply by 1.24, around 9.7। तो 9.7 इक्वल टू, अब इसका यूनिट लिखना है। अच्छा, आंसर्स में हमेशा याद रखना टू सिग्निफिकेंट फॉलो करना है, तो इसलिए इसको मैंने 10 नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि फिर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता। तो इस वजह से आपने इसको 9.7 9.8 जो भी आंसर आ रहा है आपके पास, लेकिन इसकी मार्किंग स्कीम आई थिंक 9.7 ही था। और इसके बाद आपने इसका यूनिट लिखना है। अब इसका यूनिट क्या लिखोगे? अच्छा देखो, यूनिट में आपको अगर बेसिक यूनिट याद है तो आप उसका ड्राइव यूनिट बना सकते हो। एएस में आपने किया होगा ये फर्स्ट चैप्टर में एक काम। तो ओमेगा स्क्वायर के लिए आप यूनिट क्या लिखते हो? लेंथ के लिए तो आपके पास मीटर आ जाएगा। ठीक है,
और ओमेगा स्क्वायर का जो यूनिट होता है एसआई, वो हम यूज करते हैं पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और जो आपके पास लेंथ है, लेंथ के लिए हम यूनिट यूज करते हैं मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये ओमेगा स्क्वायर एल था, ओमेगा की जगह पर हमने पर सेकंड स्क्वायर लिखा, और लेंथ की जगह पर हमने मीटर। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा इसका एसआई यूनिट। ठीक है। सही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और इसका जो लास्ट पार्ट है, while the pendulum is oscillating the length of the string is increased in such a way that the total energy remains constant। अच्छा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि लेंथ हमने इंक्रीज की है और उसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। दो चीजें इंपॉर्टेंट बताई है उसने, कि लेंथ इंक्रीज की है, एनर्जी कांस्टेंट है। और अब देखते हैं कि मेन पर्पस क्या है क्वेश्चन का। मेन वो आपसे पूछ रहा है कि सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। अब एम्पलीट्यूड में आपके पास क्या डिफरेंस आएगा, और जो उसने आपको एनर्जी का रेफरेंस दिया है, उस एनर्जी के रेफरेंस का मतलब क्या है, और उसको हमने यूटिलाइज कैसे करना है, ये सारे फैक्टर्स अब हमने देखने हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम जो किया था, डैम्पिंग से पहले, डैम्पिंग से पहले हमने टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखा था। ठीक है। तो अगर हम उस फॉर्मूला को चेक करते हैं सबसे पहले, तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि E इज इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्योंकि एनर्जी और लेंथ का रेफरेंस दिया है ना, इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखी है ताकि आपको ये आइडिया हो कि एनर्जी और इसका लिंक बन क्या रहा है। ठीक है। अब देखो, हमारे पास कुछ भी हम नया नहीं कर रहे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको यहाँ पे चाहिए। अदरवाइज आपके पास कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि जो मतलब हम मिस करके आए। तो फॉर्मूला हमें पता है। अब देखो, आप एनर्जी को लिंक करो उसके साथ, एम्पलीट्यूड के साथ। तो लेंथ अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी सेम है, और हमने ये बताना है कि इसके एम्पलीट्यूड में क्या चेंज आ रहा है। अब एनर्जी सेम का मतलब है कि एम्पलीट्यूड इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो इसका मतलब एनर्जी में भी चेंज आएगा। ठीक है। और अगर हम ओमेगा को स्प्लिट करें, क्योंकि हमें चाहिए लेंथ, लेंथ का भी रेफरेंस हमने देखना है, तो ओमेगा को हम स्प्लिट करते हैं तो ये होगा 1/2 m। और अभी हमने ओमेगा स्क्वायर ऊपर बनाया है, ओमेगा स्क्वायर होता है k/l के इक्वल। तो हम इसको लिखते हैं k/l के इक्वल, और ये हो जाएगा x0 स्क्वायर। अब आप देखो कि अगर आप लेंथ बढ़ाते हो तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट आना चाहिए। अगर मैंने लेंथ बढ़ा दी तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। सारे फैक्टर्स छोड़ दो, बस लेंथ और एनर्जी को कंपेयर करो और उसको चेक करो कि क्या आपके पास इफेक्ट होगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली हैं तो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। तो एनर्जी आपके पास हो जाएगी डिक्रीज। लेकिन अब उन्होंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है कि एनर्जी जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ इंक्रीज होने की वजह से एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये जो हमारे पास सेकंड क्वांटिटी एम्पलीट्यूड की बात की है, इसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो फिर हमारे पास एनर्जी वापस बैलेंस हो जाएगी। ऐसा है। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर अगर एक क्वांटिटी बढ़ने से आपकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो वो क्वांटिटी भी आप इंक्रीज कर दो कि जिससे एनर्जी इंक्रीज होती है, तो वो आपके पास एक तरह से प्लस माइनस का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक ने डिक्रीज करने की कोशिश की, एक ने इंक्रीज करने की, लेकिन दोनों ने इक्वल किया काम। तो आपके पास एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी तक जो हमने इस फॉर्मूला से समझा वो ये था कि लेंथ इंक्रीज हो रही है, ये तो उन्होंने आपको खुद कहा है। तो लेंथ इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपके पास जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एम्पलीट्यूड के बारे में वो जो आपसे पूछ रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड को हमें इंक्रीज करना होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग, अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते
causes the total energy to decrease and if we want maintain the same energy, the amplitude तो एम्पलीट्यूड में आपके पास जो है वो से इंक्रीज करना होगा, और आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला का रेफरेंस दे देना। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपके पास एक सपोर्टिव मटेरियल हो जाएगा फॉर्मूला एक तरह से, कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है आपके आंसर को, आपने ये रिलेशन कैसे ड्राइव किया। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक क्वेश्चन, जो कि आपके पास ये 22 आई थिंक मेजू 22 का था, वेरिएंट 1। ठीक है, तो इतना टिपिकल नहीं था, बेसिक था, बस थोड़ा सा ये है कि आपको एक और आइडिया हो गया कि हाँ जर्नली भी वो पूछ सकता है आपसे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं मार्च का वेरिएंट भी एक, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट सवाल दिया इन्होंने, उसमें हमारे पास ये पेंडुलम वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसमें भी हम चेक कर लेते हैं, ये आपके पास जो है वो मार्च का वेरिएंट है 22 का। इस साल आपके पास पैटर्न भी चेंज हुआ था, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर, अच्छा अब इसमें आपके पास क्वेश्चन ये है कि इन्होंने आपको एक वुडन ब्लॉक दिया है, और वुडन ब्लॉक आपके पास जो है वो वाटर में उसका कुछ लेवल मर्ज है, और उसमें वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि द टॉप फेस ऑफ द ब्लॉक इज हॉरिजॉन्टल एंड हैज एरिया ए, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज, डेंसिटी का सिंबल दे दिया, स्टेट द नेम ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक व्हेन इट इज स्टेशनरी। तो दो फोर्सेस के आपने सिंपल नाम मेंशन करने, जो इस ब्लॉक पे एक्ट कर रही होगी अगर ब्लॉक बिल्कुल स्टेशनरी है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो दो फोर्सेस के नाम आपने लिखने, वो दो फोर्सेस कौन सी होंगी। एक तो हमारे पास आ गया बॉडी का वेट, और दूसरा आपके पास आ जाएगा इसका अपथ्रस्ट। जो वाटर की ऑपोजिट फोर्स होगी उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो एक आपके पास बॉडी का वेट आ गया सिंपल, और जो उसके ऑपोजिट हमें फोर्स मिलेगी वो मिलेगी अपथ्रस्ट। मतलब सिंपल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के नाम लिखने हैं आपने, और कुछ भी नहीं। उसके बाद ये द ब्लॉक इज नाउ डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड्स एज शोन इन फिगर 3.2 सो दैट द सरफेस ऑफ द वाटर इज हायर अप द ब्लॉक। अब इसका मतलब ये कि आपने इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड डिस्प्लेस किया है, तो ओरिजिनल पोजीशन इसकी ये थी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी जब आपके पास ब्लॉक सबसे पहले था। अब आपने उसे थोड़ा सा अंदर मर्ज कर दिया, तो इसका मतलब है कि ब्लॉक अब इस पोजीशन पर आ गया, तो इसमें आपके पास पोजीशन चेंज हो गई। अब आपने ये बताना है कि आपके पास जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट फोर्स की वो क्या होगी, और वो उसकी पोजीशन कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, मतलब अपथ्रस्ट ग्रेटर होगा या वेट ग्रेटर होगा। अच्छा, अब आपको अगर अपथ्रस्ट का एक सिंपल फॉर्मूला बताऊं मैं, तो अपथ्रस्ट के लिए फॉर्मूला, क्योंकि अब यहाँ तो इस चैप्टर में नहीं है हमारे पास, तो वो आपके पास एएस में आपको याद हो अगर, तो अपथ्रस्ट के लिए नॉर्मली हम उसमें जो डेंसिटी, वेलोसिटी, और जो उसकी डेप्थ होगी, सॉरी इसका वॉल्यूम,
इसका वॉल्यूम आ जाएगा, इसका डेंसिटी आ जाएगी, और आपके पास तीसरा इसमें आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ये चेक करो कि जब आपने इसे डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस करने में अब थ्रेस ग्रेटर होगा, क्योंकि डिस्प्लेस करने में आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो आपको नया मिल रहा है, वॉल्यूम का चेंज आपको मिल रहा है। तो फॉर्मूला से आपको ये क्लियर हो रहा है कि अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो अब थ्रस्ट भी ग्रेटर होगा। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा कि अब थ्रस्ट जो है वो आपके पास ग्रेटर है, और अब थ्रस्ट ग्रेटर होने के साथ जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। अब थ्रस्ट ग्रेटर और अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, देखने में लग रहा होगा ये सारे फोर्सेस के क्वेश्चन दिए हुए, लेकिन है ये बेसिकली ऑसिलेशन से रिलेटेड। अब वो उसके ऑसिलेशंस के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ब्लॉक को आपने रिलीज किया है, क्योंकि पहले पुश किया, अब रिलीज किया, अब तो जाहिर सी बात है ऑसिलेट तो वो करेगा। द रिजल्टेंट फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक इज गिवन बाय इक्वेशन आपको दे दी है, और उसके बाद जी बता दिया कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स की वैल्यू बता दी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के अकॉर्डिंगली वो ऑसिलेट कर रहे हैं। अब आपने बताना है व्हाई द ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक आर सिंपल हार्मोनिक। अच्छा देखो, ये आपके पास फिर से क्वेश्चन वही है, सिर्फ पूछने का आपके पास पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपसे वही पूछ रहा है। अब इसमें आपने ये प्रूफ करना है, एक्सप्लेन करना है बकायदा, कि आपके पास ये इक्वेशन जो है, जो ब्लॉक के लिए आपने लिखी है, वो कैसे आपको बता रही है कि आपके पास जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। तो क्वेश्चन देखो और सोचो कि आपके पास किस तरह से होगा। अच्छा देखो, इस तरह के क्वेश्चन। हाँ। सर अब थ्रेस्ट की वजह से वो मेन पोजीशन पे वो जाएगा, तो हम्म। एक तो वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा ठीक है। कि हाँ, वो मैं समझ गया कि वो जिस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा था उसके अराउंड ऑसिलेट करेगा, तो वो वाला मीन पोजीशन होगा जहां वो पहले था, और अब उसके अराउंड ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है। अब आपने देखो पता है क्या करना है। अब ये जो उसने आपको इक्वेशन दी है ना, आप कुछ भी नहीं करो, आप इस इक्वेशन को अपनी इक्वेशन से कंपेयर करो। ठीक है, अपनी इक्वेशन से कंपेयर करने का मतलब ये कि हमने अभी जब सिंपल हार्मोनिक की डेफिनेशन की थी, एक वहां पे कॉन्सेप्ट लिखा था, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपके पास जो जर्नल कॉन्सेप्ट होता है कि एफ इक्वल्स टू एम ए लिखते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होती है। ठीक है। तो आपके पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से इस रिलेशन को ड्राइव कर लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि आपके पास यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि देखो, आपके पास जितनी फोर्स होगी उतना एक्सेलरेशन, और जितना एक्सेलरेशन उतनी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तीनों इंटरलिंक हो गए आपके पास। तो अब आप यहाँ पर ये देखो, ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, वो आई थिंक एरिया को कर रहा है, या कोई कांस्टेंट होगा। ऊपर मेंशन किया था इन्होंने। हाँ, एरिया कोई कर रहा है। ठीक है। तो ए आपके पास कांस्टेंट है, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, जी कांस्टेंट है यहाँ लिखा हुआ है, डेंसिटी कांस्टेंट है। तो ये तीन चीजें तो हो गई कांस्टेंट। तो अगर हम इन तीनों चीजों को कांस्टेंट कंसीडर करें, इसका मतलब है ए, जी और डेंसिटी, ये सारी हो गई कांस्टेंट, आर ऑल कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये कि अगर हम इसको कांस्टेंट में रखेंगे, तो एफ आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एक्स के। और ये इक्वेशन आपके पास बिल्कुल सेम है सिंपल हार्मोनिक की, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस साइन है आपके पास, नेगेटिव साइन आपको इंडिकेट की कर रहा है। दोबारा से वो रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो आपके पास दोबारा से वो नेगेटिव साइन आ गया, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का फैक्टर आ गया। ठीक है। तो एफ एंड एक्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन को आप जब इक्वेशन वो देगा ना,
तो आपने इक्वेशन के रेफरेंस से ही आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गया कि वो ऑसिलेट कैसे कर रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सिंपल हार्मोनिक भी होगा, लेकिन इक्वेशन जो दी है उससे रिलेट करके आपने बताना होता है। तो उसमें आप सिंपल ये करते हो, इस तरह के आपको ना एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे पास पेपर्स में। तो उसमें आप सिंपल ये करते हो कि आप सारे कांस्टेंट को एक जगह जमा कर लो, और उसके बाद आप जो है वो इनमें से कोई भी फॉर्म आपके पास बन रही होगी वो आप फॉर्म बना लो, क्योंकि आपको पता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स होगा, कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के, जितनी फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी उतना बढ़ेगा। उसके बाद आपने ये बताना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस रिलेशन के इक्वल है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इसके इक्वल लेकर आना है आपने। अब देखो दोबारा से याद रखना कि आप जिस क्वेश्चन का पार्ट कर रहे हो हिंट उसी के पहले पार्ट में मिल जाएगी, ज्यादा कुछ इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास देखो ऊपर वाली इक्वेशन अभी हमने सॉल्व की, उसमें ए भी है, जी भी है, डेंसिटी भी है। तो तीन चीजें तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन से ही मिल रही है। बाकी बचा सिर्फ एम और ओमेगा, ये दो चीजें हमने यहाँ पर बस प्रोड्यूस करनी है। बाकी सारी चीजें हमें पता है ऊपर वाली उससे मिल जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा दूर सोचने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली इक्वेशन का ही लिंक लेना है। ठीक है। अब ऊपर वाली इक्वेशन का लिंक लेने का मतलब ये है कि ऊपर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है फोर्स। तो अब हम इसको जब ड्राइव करेंगे तो ड्राइव इस तरह से करेंगे कि आपने एक तो फोर्स का रेफरेंस लिया, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, एक चीज हो गई। दूसरा, अभी आपने जो है वो ड्राइव किया कि एफ इक्वल होता है ए जी डेंसिटी एक्स के। ठीक है। अब इसमें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कॉमन सेम है, तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के बाद एम ए इक्वल होगा माइनस ए जी डेंसिटी एक्स। ठीक है। और अब हम इसमें से ए को अगर एक एंड पर रखते हैं और बाकी सारे कांस्टेंट क्वांटिटीज को एक जगह शिफ्ट कर ले, ए जी डेंसिटी ओवर एम, ये आ गए सारे कांस्टेंट फैक्टर्स। इनको सबको एक जगह जमा कर लिया और वेरिएबल फैक्टर्स को कर लिया हमने बाहर। तो अब आपके पास ये जो कांस्टेंट फैक्टर आया है, हमने ये किया था कि ग्रेडियंट जो होता है आपके पास, इसका ग्रेडियंट इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इक्वेशन को, अब ये जो हमने इक्वेशन लेट सपोज वन फाइंड आउट की है, इसको हम जर्नल इक्वेशन से अगर कंपेयर करें माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। ठीक है। तो अब आप इससे कंपेयर करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड पर ए है, राइट हैंड साइड पर एक्स है, तो जो सेंटर वाली वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू विल गिव यू आंसर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए जी डेंसिटी ओवर एम, माइनस माइनस कैंसिल, और ओमेगा का आप स्क्वायर खत्म करोगे दूसरी साइड पर रूट शिफ्ट हो जाएगा, ए जी डेंसिटी ओवर एम, सिंपल। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि आपने ओमेगा को ड्राइव करना था। तो आपके पास जो फैक्टर्स है ना उसकी हिंट आपको पिछले पार्ट में लाजमी मिलेगी, उसको बस थोड़ा सा माइंड में रख के, और उससे पहले वाली हिंट भी हमने खुद बनाई हुई थी यहाँ पर, एफ इक्वल्स टू एम ए से। बस उन दोनों को कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद जिस तरह ग्राफ में हम कंपेयर करते हैं पेपर 5 में, तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया तो आपको पता चल गया कि जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट की हमें वैल्यू मिली हुई है। तो ग्रेडियंट की वैल्यू को हमने कंपेयर करके और फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। ओके। अब एक ग्राफ है आपके पास। अच्छा, ग्राफ आ गया। अच्छा, इस बार देखो ग्राफ में आप देखो अगर, तो थोड़ा सा आपको चेंज नजर आएगा। देखो अगर चेंज आइडेंटिफाई कर सकते हो तो। इस बार जो हमारा ग्राफ है उसमें आपको चेंज ये नजर आ रहा होगा कि वो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है जो अपवर्ड साइड पर है ये, वो तो कंप्लीट आपके पास फॉलो हो रहा है लास्ट तक। लेकिन जो लास्ट राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो आपके पास शॉर्ट है, मतलब वो ऊपर वाले के इक्वल नहीं है। ऊपर आप देखो यहाँ पर उसने एक कंप्लीट सेकंड कंप्लीट बॉक्स के बाद ऊपर डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन वो यहाँ पर वन एंड हाफ के पास ही कुछ रुक गया। तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत इस बार चेंज है हमारे पास ग्राफ में, कंप्लीटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ग्राफ।
तो अब इसमें आपने ये बताना है कि एक्सप्लेन व्हाई द मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज नॉट इक्वल टू इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो उसने भी आपसे यही सवाल पूछ लिया, ठीक है, कि आपके पास ये जो पॉजिटिव साइड की डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ तक है, और जो नेगेटिव साइड की है वो बिल्कुल आपके पास मैक्सिमम उसको टच कर रही है। तो इसका रीजन क्या होगा? और ये याद रखना कि आप ये आंसर कर रहे हो इस एग्जाम्पल के साथ, जो कि ये वाटर वाली चलती आ रही है। तो रेफरेंस इसका रखना, ताकि आपको बॉडी की जगह पर ये पता हो कि हम यूज क्या कर रहे थे बॉडी। और जनरल कॉन्सेप्ट पहले तो ये बताओ कि ऐसा हुआ क्यों, कि आपके पास ऑसिलेशन डिक्रीज की हुई। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको अगर ये याद हो कि ऑसिलेशन में आपके पास चेंज आता क्यों है, ऑसिलेशन कम होती किस वजह से, तो उस कॉन्सेप्ट का अगर आप नाम याद कर लो तो वही आपके पास इसमें आंसर होगा, सिंपल। तो कौन सी क्वांटिटी आप यूज करोगे यहाँ पर? या कौन सा कॉन्सेप्ट होगा जिसकी वजह से आपके पास ऑसिलेशंस डिक्रीज हो रही है यहाँ पर? अच्छा देखो, आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि जब आपके पास ऑसिलेशंस होंगी तो ऑसिलेशंस के साथ हमारे पास कुछ रेजिस्टिव फोर्स भी होगी, ठीक है। तो रेजिस्टिव फोर्स का मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर हमने खुद ही लिखा था अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट का मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर डैम्पिंग हो रही है, ठीक है। क्योंकि जब आपने अप थ्रस्ट लिखा तो इसका मतलब है आपने रेजिस्टिव फोर्स का नाम खुद से मेंशन कर दिया। और रेजिस्टिव फोर्स का मतलब ये है कि आप यहाँ पे अप थ्रस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। तो अप थ्रस्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लिखोगे कि जो ये चेंज आ रहा है आपके पास, ये चेंज आ रहा है ड्यू टू डैम्पिंग। और ये डैम्पिंग हो क्यों रही है? ड्यू टू अप थ्रस्ट। ठीक है, समझ आ गया। देखो जितने भी कॉन्सेप्ट किए ना आपने, उन सबको एक साइड पर नोट्स रख के और जो है ना फिर उनसे चेक किया करो कि क्या मैच हो रहा है, आंसर उसी में मिलेगा। और लास्ट आपके पास इसका पार्ट है, मास आपको दिया है इन्होंने। और उसके बाद यूज फिगर 3.3 टू डिटरमाइन द डिक्रीज एनर्जी यानी डेल्टा ई फाइंड आउट करना है ऑफ द ऑसिलेशन फॉर द फर्स्ट हाफ ऑसिलेशन। मास उन्होंने आपको दिया है, अब आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, E इज इक्वल्स टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड। अब ये आपके पास फॉर्मूला है, मास आ गया, ओमेगा स्क्वायर और एक्स नॉट का स्क्वायर आपको खुद निकालना है, ठीक है। अब आपके पास जो ग्राफ है वो ग्राफ दिया हुआ है ए और एक्स का, ठीक है। अब ए और एक्स का ग्राफ है, और ए और एक्स से आपका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले जो ए निकालना है यहाँ पर, सॉरी ओमेगा जो निकालना है आपको, ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा वही दोबारा ग्रेडियंट ए ओवर एक्स के। तो आपको ए ओवर एक्स निकालना होगा सबसे पहले। तो ए की वैल्यू हम चेक करते हैं कितनी है, और एक्स की वैल्यू चेक करते हैं। हम मैक्सिमम पॉइंट लेंगे फिर से। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब है 2.123। ये हो गई आपके पास 2.3 ए की वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास हो गई ए की वैल्यू, और इसी के साथ एक्स की वैल्यू 0.02। तो 0.02 आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और माइनस साइन अगर आप मैथमेटिकली भी देखो तो एक माइनस पहले से था, एक हमने इस वैल्यू के साथ नेगेटिव साइड से लिया। तो आपने इसको डिवाइड करके सिंपल जो है वो अपना ओमेगा फाइंड आउट कर लेना है। ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और मास उन्होंने आपको खुद से दिया हुआ है, उसके बाद आपने ये बताना है कि ये एक्स नॉट कितना होगा, ठीक है। अब एक्स नॉट में मसला ये है कि एक्स नॉट हमारे पास एक साइड पर कुछ और है, दूसरी साइड पर कुछ और है, ठीक है। तो हमें दोनों डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर माइनस करना है। दोनों डिस्प्लेसमेंट को माइनस करने का मतलब ये हुआ कि हम एक डिस्प्लेसमेंट इसकी मार्क करते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है,
तो ये 0.01, 0.023456, तो ये इस पॉइंट पर आके टच कर रहा है, बल्कि थोड़ा सा आगे है, 6 पे है यहाँ पर। तो एक साइड पर इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये पॉइंट आपके पास होगा 0.016, और दूसरी साइड पर जो है वो 0.02 है, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, ये वाला। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड यूनिफॉर्म नहीं है, तो एनर्जी का चेंज जो है वो इसकी वजह से आपके पास कुछ और आएगा। तो E इज इक्वल्स टू 1/2, मास की जगह पर 0.57, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पर, जिसका ओमेगा का आंसर आ रहा है ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है, वो आपने यूज करना है। वो आप कैलकुलेट करना है यहाँ पर कितना आता है, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपने इसके एम्पलीट्यूड के चेंज से। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा सबसे पहले, माइनस, फिर मिनिमम वाला एम्पलीट्यूड आएगा, उनके स्क्वायर को आप माइनस कर लोगे, तो आपके पास जो है वो फाइनल एनर्जी का आंसर आएगा जूल्स में। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ठीक है, सही है। अच्छा, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लेना और ट्राई करना बाकी कुछ क्वेश्चंस करने की भी, फिर मुझे बताना आपके पास जो भी कंफ्यूजन हो, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसको चेक कर